हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक लाइन याद आ रहा है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि हम शरीफ क्या बन गए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ सालों के लिए मैंने क्लास 10th का फिजिक्स थोड़ा सा पुराना क्या छोड़ा, क्लास 11th एंड 12th में क्या फोकस करना स्टार्ट किया कि सीबीएसई ने तो आप लोग को परेशान करना शुरू कर दिया। भैया आपको पता है सीबीएसई आजकल हमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, थोड़ा अपने क्वेश्चंस को वो लेवल अप कर रहा है, तो हम ना उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इतने सारे डेफिनेशंस, कब सीरीज होगा, कब पैरेलल होगा, कब पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, कब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही चीज का अलग अलग फॉर्मूला। तो भैया समझ नहीं आ रहा कि कब क्या करे, एंड इसलिए अपना ओवरऑल साइंस का लेवल फिजिक्स वाले पोर्शन के लिए काफी वीक होता जा रहा है। एग्जाम आने वाला है एंड प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाए भैया? अगर आपके भी ये दिक्कत है, यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आपके भैया आ चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। या बहुत सारे भैया एंड दीदी यूट्यूब पे ऐसा बोलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, बट क्या गारंटी है? देखो, गारंटी सिर्फ एक बात की है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको पेपर लीक कर दूंगा। आई एम नॉट अ पेपर लीकर। वो जो आप रील्स देखते हो ना, इस भैया सीबीएसई लीकर, सीबीएसई सेटर, वो सब यहां पे हम हटाने वाले हैं। मैं एक कंसेप्चुअल फिजिक्स टीचर हूं, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू इतना स्ट्रांग कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के भी आ सकता है, एंड इसके अराउंड भी अगर वो आपको थोड़ा सा भी घुमाना कोशिश करे तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर सीबीएसई का लेवल इधर है तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू लेवल यहां पे कर सकता हूं, सो दैट सीबीएसई तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, हम कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं थ्रू क्वेश्चंस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पीपीटीज में सारे आंसर्स लिख के लाऊंगा एंड आपको बस डेफिनेशंस रटवा दूंगा, तो मैं वो टीचर नहीं हूं। अगर आपको मेंटल डेवलपमेंट करना है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, एंड आपको वो क्वेश्चंस भी चाहिए जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। विदाउट एनी फर्दर अडू, विथ नो जजमेंट्स, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भैया रटवाओगे क्या डेफिनेशन? बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मेरे पास एक बल्ब है एंड मुझे इस बल्ब को ग्लो करना है, ऑन करना है, तो मैं क्या करूंगा? भैया हम तो सिर्फ स्विच प्रेस कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम भैया स्विच प्रेस करते हैं कुछ करंट फ्लो होता है, एंड इस करंट की वजह से बल्ब ग्लो करता है। बिल्कुल सही। अब अगर ये जो तार, जो वायर है जिससे करंट फ्लो करता है, कौन सा वायर होता है? कॉपर वायर होता है ना। उस वायर को अगर मैं काट दूं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्या इधर बल्ब है, वायर है, वायर को अगर मैं काट दूं, नहीं भैया। करंट फ्लो करने के लिए एक कैसा रास्ता चाहिए? एक कंटिन्यूअस रास्ता चाहिए, बीच में कोई ब्रेक होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप बोल रहे हो जो वायर है वो वायर कैसा होना चाहिए? वो वायर तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप अग्री करते हो? डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या, और क्या? क्या वायर कंटिन्यूअस के साथ साथ एक और कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं? दो चीजें बताता हूं। एक है ओपन सर्किट। कोई सर्किट ओपन है, ओपन है मतलब खुला हुआ है, मतलब कटा हुआ है, मतलब जिसमें बीच में कोई ब्रेक है, मतलब ये एक तार है, बीच में ब्रेक आ गया, तो क्या करंट ऐसे कूद के जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मतलब बिल्कुल क्लोज्ड है, पूरा लूप कंप्लीटेड है। अगर यहां पे बल्ब है, तो यहां पे मान लो बैटरी है। दिस इज अ क्लोज सर्किट, पूरा कंटिन्यूअस रास्ता, एंड जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ फिर से आके उस पॉइंट में जुड़ गया। क्या सिर्फ अगर मैं कंटिन्यूअस रास्ता ले लूं, ये कंटिन्यूअस है बट ये क्लोज्ड है क्या? नहीं। क्या करंट इस यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा नहीं है ना। करंट को कंटिन्यूअस रास्ता तो चाहिए, कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या चाहिए? क्लोज चाहिए। मतलब जहां से स्टार्ट करो, ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी, ये सिंबल है। तो यहां से अगर तार स्टार्ट किया तो घूम फिर के फिर से नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड। सो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। ओपन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा भैया, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए एक कंटिन्यूअस रास्ता चाहिए, एक क्लोज्ड रास्ता चाहिए, ओपन नहीं, क्लोज्ड। और एक एनसीईआरटी में सिर्फ दो चीजें लिखी है, और एक छोटा सा चीज। मैंने बोला कि मैंने एक बैटरी लिया। भैया लिया आपने बैटरी, एंड बिल्कुल मैंने क्लोज्ड भी कर दिया, मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, ये क्लोज्ड भी है। अब मैंने क्या किया, ये जो तार है ना, ये जो वायर है ना, इसको मैंने किस चीज का ले लिया? मान लेते हैं
ये प्लास्टिक वायर ले लिया, प्लास्टिक वायर ले लिया। सो ये जो मेरे पास सर्किट है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस भी है, ये क्लोज्ड भी है, बट किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक। क्या करंट प्लास्टिक के थ्रू प्रोपागेट कर सकता है, फ्लो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सो करंट को फ्लो करने के लिए तीन कंडीशंस नेसेसरी है। एक तो वायर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक तो पूरा क्लोज्ड होना चाहिए, जहां से स्टार्ट करे उधर ही एंड होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड उसके साथ साथ पूरे रास्ते को कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर बीच में ये पूरा रास्ता कंडक्टिंग है, यहां पे थोड़ा सा मैं इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दूं तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने आपको रटवाया नहीं। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग, a continuous closed and conducting, triple C, 3C. So define electric circuit, a continuous closed and conducting path, मतलब रास्ता of electric current is known as electric circuit. इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकता है? What are the three conditions for current to flow in a circuit? So the circuit must be continuous, must be closed, must be कंडक्टिंग, या फिर दो कंडीशंस पूछे तो अब दो कर दो। देखिए, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आया? मैं 1 मिनट के अंदर ये डेफिनेशन बता के आगे बढ़ सकता था, बट मुझे सिर्फ आपको ये डेफिनेशन बताना नहीं है। इस डेफिनेशन के अराउंड अगर कुछ और चीज है तो मुझे कंसेप्चुअली आपके दिमाग में फीड करना है। अब ये क्वेश्चन, मेरा डिस्कशन खत्म हुआ। दिस विल बी माय टीचिंग स्टाइल। मैं एक चीज लूंगा एंड उसके अराउंड सारा चीज आपको समझाते हुए चलूंगा। ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हम रट के बैठे। बेटा, रट के मत बैठो। दुनिया का कोई भी यूनिट आप उसके गिवन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट इज I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम। सो अगर करंट का ही डेफिनेशन पूछ ले, आप क्या बोलोगे? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, क्योंकि नीचे टाइम है। या फिर अगर किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम सामने एक वर्ड रहते हैं रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर मैं आपको बोलूं जैसे मेरा निकनेम है सोनू, सोनू को मैंने टाइम से डिवाइड किया, तो इस चीज को सोनू अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ सोनू या रेट ऑफ सोनू। मतलब किसी चीज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो सामने डेफिनेशन में हमेशा क्या आएगा? रेट। जैसे क्लास 9 में याद है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा पी अपॉन या फिर डेल्टा टी। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने सीख लिया, किसी चीज को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट वर्ड आएगा। तो करंट का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? करंट का डेफिनेशन पूछा नहीं है, बट अगर पूछ ले, सो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे करंट का यूनिट निकालना है, जिसका यूनिट निकालना है उसको एज इट इज सिंबल लिख दो, करंट आई। चार्ज, अब सोचो चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है, तो चार्ज के जगह पे कूलम लिख दो, अपॉन टाइम, इन प्लेस ऑफ टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सो करंट का यूनिट क्या आ गया? कूलम पर सेकेंड। तो भैया, करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड है या करंट का यूनिट एम्पियर है? बेटा, करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड है, बट कूलम पर सेकंड को एक निक नेम दिया जाता है। इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्रीविएशन। सो आई विल से द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग एक निक नेम देते हैं, एक एब्रीविएशन देते हैं, एम्पियर। अच्छा, अगर किसी के क्वांटिटी के सामने कुछ भी नहीं है तो उसके सामने क्या है? 1 है। भैया ये मतलब अगर सिर्फ x लिखा है तो x के सामने क्या है? 1x, क्योंकि 1 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। कहीं पे मेरे पास एक टर्म लिखा है p, कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या मैं उसको 1 इंटू पी बोल सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। सो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें यह पता चल गया कि एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड। सो एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड। अच्छा, मतलब 1 एम्पियर इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। भैया क्या क्या कंसेप्ट आपने सिखाया? किसी भी चीज को टाइम से डिफाइन करते हैं तो कौन सा वर्ड आता है? रेट। तो करंट का डेफिनेशन पूछे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे साथ साथ बोलिए, चलिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट डिफाइन कर लिया, बट उसने तो पूछा डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तो अभी देने वाले। यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। एंड एम्पियर का डेफिनेशन कैसे देंगे? 1 एम्पियर इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। पहले आप अगर एग्जाम में ये भी लिख लोगे फिर भी आपको
0.5 मार्क्स मिल जाएगा अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसको ही वर्ड्स में बोल दो ना, वर्ड्स में बोलने को क्या है कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम पर 1 सेकेंड, या फिर थोड़ा सा अच्छा सुनो थोड़ा सा अच्छा, कितना चार्ज है? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो करंट कितना मिलता है हमें? 1 एम्पियर। अच्छा, मतलब इसी को इंग्लिश में थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं क्या? व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows for time 1 second, then the current is 1 ampere. बस define the unit of current. How to define the unit of current? When कुछ रट नहीं रहा हूं, when a charge of 1 coulomb flows through a conductor, क्योंकि हमेशा कंडक्टर के थ्रू ही फ्लो होगा, flows through a conductor for 1 second, then current is 1 ampere. सो डेफिनेशन ऑफ करंट अगर पूछे वो भी बोल सकते हो, करंट का यूनिट एम्पियर है, दैट इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। सो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्चुअल अप्रोच पसंद आया होगा। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 3 को नोट करके सोल्यूशन आप खुद ट्राई कीजिए। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछ सकते हैं। एंड इसका जो रिजल्ट भी है ना, अच्छे बच्चों को तो रिजल्ट भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए, थोड़ा आगे जाके काम आएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है? नंबर निकालना है। अब न्यूमेरिकल में मेरे पास एक अप्रोच है, न्यूमेरिकल के अप्रोच को मैं बोलता हूं GCF अप्रोच। G स्टैंड्स फॉर गिवन, जो भी गिवन क्वांटिटीज है या गिवन सिचुएशन है, सिचुएशन को पहले आपको एनालाइज करना, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट नहीं करते। C स्टैंड्स फॉर कन्वर्शन, हर एक क्वांटिटी को मुझे उसके SI यूनिट में रखना चाहिए, अगर SI यूनिट में नहीं है तो पहले कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे फॉर्मूला क्या है। चलिए इस GCF स्ट्रेटेजी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, या फिर जो फाइंड भी करना है वो। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब टोटल चार्ज Q 1 कूलम। अच्छा, और एक बात, आप ना अभी से एक हैबिट बनाओ कि आप चीजों को ऐसे मत लिखो कि भैया चार्ज 1 कूलम है तो मैं लिखूंगा चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। नहीं, चार्ज मत लिखो, चार्ज का सिंबल लिखो, क्योंकि आप लोग जो फॉर्मूले याद रखते हो V इज इक्वल टू आई आर, आप फॉर्मूले पूरा सेंटेंस के थ्रू याद रखते हो या सिर्फ सिंबल्स के थ्रू याद रखते हो? सिंबल्स के थ्रू। तो आप भी क्वांटिटी का सिंबल लिखने का हैबिट करो। अच्छा, चार्ज गिवन है तो चार्ज का वैल्यू 1 कूलम गिवन है। फाइंड क्या करना है? नंबर फाइंड करना है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहां पे हम एक छोटा सा स्मॉल e डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्मॉल e? स्मॉल e मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। स्मॉल e मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस पेन में इंक नहीं है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए, यह भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मतलब Q मुझे गिवन है, E का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, एंड मुझे N निकालना है। क्या आप लोग मुझे कोई फॉर्मूला बता सकते हो Q N E से? बिल्कुल, टोटल चार्ज। फॉर्मूले मत रटो भैया, Q इज इक्वल टू N E, Q फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाइए। अरे कोई प्रूफ नहीं, आप देखो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, इस फॉर्मूले को याद कराने के लिए। अगर आपके पास 10 आइटम्स है, एंड ₹2 इज द प्राइस ऑफ 1 आइटम, ₹2 इज द प्राइस ऑफ 1 आइटम। आपके पास कितने आइटम्स है? 10 आइटम्स है, एंड एक आइटम का प्राइस क्या है? ₹2। तो आप लोग टोटल प्राइस बता सकते हो क्या? टोटल प्राइस आप क्या बोलोगे? टोटल प्राइस मतलब सिंपल 10 इंटू 2। कैसे किया आपने? जब भी आप टोटल किसी भी चीज का टोटल निकालते हो, टोटल प्राइस मतलब पहली बात तो नंबर ऑफ आइटम्स इंटू प्राइस ऑफ 1 आइटम। डेली लाइफ का नॉलेज लगाओ ना, एक आइटम का प्राइस ₹2 है, तो 10 आइटम्स का प्राइस कितना होगा? 10 इंटू 2 मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इंटू प्राइस ऑफ 1 आइटम। अब ये सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इतने कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनेंगे? तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज, जैसे टोटल
प्राइस हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। यहां पे पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग एन लिख सकते हैं, एंड चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। यहां से ये फॉर्मूला आया, ये भी मैंने आपको थोड़ा फील कराया, रटना कुछ नहीं है, Q इज इक्वल टू एन। बस अब चार्ज की जगह क्या पुट कर दो, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया, इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा बोर्ड खराब हो चुका है, चलिए। तो यहां पे चार्ज हम लोग 1 कूलम, भैया 1 के साथ कूलम लिखे क्या, नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंश्योर कर लिया कि ये भी अपने एसआई यूनिट में है, ये भी अपने एसआई यूनिट में है, मतलब जी के बाद हमने कन्वर्शन ऑलरेडी चेक कर लिया, सारे अपने एसआई यूनिट में है, तो ये नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता। तो आप इधर चार्ज 1 पुट करो, एन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ई कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ये टर्म अगर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो एन का वैल्यू कितना आता है, एन का वैल्यू होता है 1/1.6 × 10⁻19। भाई यहां पे हमें कैलकुलेशन का दिक्कत आता है, कभी भी मैं पर्सनली कैलकुलेशन पॉइंट से नहीं करता, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे अपॉन 10 आएगा, ये अपॉन 10 ऊपर जाके 10 बन जाएगा, अपॉन 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10, सो ये हो गया 16 अपॉन ऊपर 10, एंड ये 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा, सो n इज 10 × 10 की पावर 19 अपॉन 16। ठीक है, अब यहां से ना मैं 100 को साइड कर लेता हूं, मतलब ये 10 को रहने दो और इंटू 100 कर दो। 100 कहां से आया, ये 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 19 से मैंने 10 की पावर 2 को अलग कर दिया, मतलब क्या मैं 10 की पावर 19 को ऐसे सोच सकता हूं 10 की पावर 2 × 10 की पावर 17, एक्सपोनेंट के रूल्स, मतलब 100 लिख दिया तो इंटू 10 की पावर 17। ये स्टेप कैसे हुआ थोड़ा पता चला, 10 की पावर 19 को मैंने 10 की पावर 2 मतलब 100 इंटू 10 की पावर 17 में ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं 16 से काटने वाला हूं। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्पेस के लिए मैं मिटा रहा हूं। सो n का वैल्यू अपॉन नीचे क्या है 16। अब काटो बेटो, 2 8 टाइम्स 2 5, अगेन 2 4 टाइम्स 2 50, 2 2 टाइम्स 2 25, ऊपर कितना आ रहा है 125, ऊपर कितना आ रहा है 125 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 125 को तो 2 6 12, 62.5 इंटू 10 की पावर 17। एक पॉइंट अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, मैथ्स के बेसिक रूल से पता होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इससे यह भी पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 समझ रहे हो, 10 की पावर 6 होता है 1 मिलियन, सुनना, 10 की पावर 6 होता है 1 मिलियन, 10 की पावर 9 होता है 1 बिलियन, तो 1 कूलम चार्ज में 1 बिलियन से भी ज्यादा, ये तो बिलियन का भी, मतलब 10 की पावर 18 का पावर आ रहा है इधर। समझ रहे हो कितने बिलियंस है, सोच लो, आर यू गेटिंग इट। सो 1 कूलम सुनने में लग रहा है कि काफी छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज है, बट अगर आपके बॉडी को मैं अभी 1 कूलम चार्ज दूंगा ना, आपके एशेस भी नहीं मिलेंगे, इतना हैवी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। इससे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑल्दो आपके लेवल में पूछेगा नहीं, अगर उसने बोल दिया 1 कूलम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज और अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, जस्टिफाई, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जस्टिफिकेशन में क्या बोलोगे, आप 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लोगे एंड बोलोगे 1 कूलम में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 into 10 की पावर 18, which is a big number. So 1 कूलम is a large magnitude of charge. इतना नोट कर लो, आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक न्यूमेरिकल है और एनसीईआरटी, ऐसा एक सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ वैल्यूज को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, जैसा कि भैया ने बताया हम तो जीसीएफ यूज करेंगे, सारे गिवन चीजें जो है वो लिखेंगे, तो करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। भैया ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, करंट इज ड्रॉन मतलब ये करंट किसने खींचा, फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब अगर सर्किट में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, देखिए मैं ना सिंपली न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे सकता हूं आपको कि बेटा वैल्यू पुट कर दो, बट समझ में आना चाहिए व्हाट्स का मतलब।
अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इतना समझ में आ गया। इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब अगर सर्किट में मान लो एक बल्ब है, मान लो ये एक बल्ब है, ये बल्ब जिस भी बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट ग्लो करता है। इस बल्ब ने या बल्ब के अंदर इस फिलामेंट ने करंट सेल से खींचा, मतलब करंट सेल से एक्सट्रैक्ट किया, पुल किया। अगर ये बल्ब नहीं होता तो क्या सेल किसी को करंट भेज पाता? नहीं। सेल ने बोला जाओ करंट, बल्ब को आप ग्लो कर दो। So that is only said it is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. 10 मिनट तक ये बल्ब ग्लो कर रहा था। So T is equal to 10 minutes. चलो, find the amount of charge that flows through the circuit. क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। हमने अपना जो स्ट्रेटेजी है GCF गिवन कंप्लीट कर दिया, सारे गिवन चीजें लिख दिए। जो नहीं पता उसको क्वेश्चन मार्क डाल दो। ऑल राइट भैया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चालू कर देते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी। भैया डायरेक्टली Q इज इक्वल टू आई टी लगाते हैं। करंट कितना? 0.5। टाइम कितना? 10 मिनट्स। भैया 5 आंसर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भैया गलत कैसे हो गया? गलत कैसे हो गया? फॉर्मूला तो सही लगाया, क्योंकि आपने मेरे GCF स्ट्रेटेजी में ध्यान नहीं दिया। सुनना, अब GCF स्ट्रेटेजी में ध्यान देना। क्या मैंने सारे गिवन क्वांटिटीज को लिख दिए है? G वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। C स्टैंड्स फॉर कन्वर्शन। आपको देखना पड़ेगा क्या सारे टर्म्स अपने SI यूनिट पे है। कुछ भी नहीं गिवन है तो हम SI यूनिट में निकालेंगे, या फिर अगर ये MCQ है एंड MCQ में एक पर्टिकुलर यूनिट चाहिए तो उस पर्टिकुलर यूनिट में निकालने की कोशिश करेंगे। आपके सिलेबस में तो मैक्सिमम टाइम्स SI यूनिट में निकालेंगे। सो क्या एम्पियर करंट का SI यूनिट है? बिल्कुल। तो एम्पियर के साथ, करंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या टाइम का SI यूनिट मिनट है? नहीं। तो हमें इस मिनट्स को सेकेंड्स में बदलने पड़ेंगे। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 10 मिनट्स मतलब इसी स्टेप में मैं 10 इंटू 60 सेकेंड। अच्छा भैया, मतलब ये 600 सेकेंड पुट करना पड़ेगा। अगर हम 10 मिनट्स पुट करेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर। अब फॉर्मूला सोचो भैया, कौन सा फॉर्मूला लगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो ना टर्म्स की तरफ देखो। IQT, एक फॉर्मूला बताओ तो। QT, I, Q एंड T के बीच में एक फॉर्मूला बताओ तो। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू, भैया Q इज इक्वल टू आई टी, वो तो इसको घुमा फिरा के है ना, बेसिक मैथ्स क्लास 10 में। I इज इक्वल टू Q अपॉन T इज द फॉर्मूला, यही हम रिमेंबर करते हैं। अब अगर टाइम को मैं इधर ले जाऊं तो चार्ज कितना आ रहा है? I इंटू टी, बस वैल्यू पुट कर देंगे। करंट कितना है? देखो 0.5 है, बट जब मैं इसे लिखूंगा मैं इसे 5/10 लिखूंगा, क्योंकि मैं पॉइंट के फॉर्म में नहीं करना चाहता। सुनो ना, 0.5 को ही तो आप पॉइंट काट के नीचे 10 ले सकते हो, तो थोड़ा मैच्योर बनो। 5/10 लिखो, सो कट पीटने में इजी होगा। 5/10 इंटू टाइम कितना है? 600 सेकेंड्स। 10 मत पुट कर देना, इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया। 60 इंटू 5, 300 कूलम इज द आंसर। भैया आपको कैसे पता चला कि चार्ज का यूनिट कूलम में होगा? अब ये सुनना, अगर सारे क्वांटिटीज को आपने SI यूनिट में पुट किया है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में ही आएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन द सेम यूनिट, एंड दिस इज द GCF, एंड F स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लगाया। एक बार फिर से पहले गिवन सिचुएशन को एनालाइज किया, पूरा सोचा, मैंने एक डायग्राम भी किया था। देखो वो टाइम से एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपको दिक्कत ना आए, एंड सारे गिवन क्वांटिटीज लिख दिए। जो नहीं पता क्वेश्चन मार्क डाल दिया। C कन्वर्शन। अच्छा तुम मिनट्स, तुम अपने SI यूनिट में कैसे नहीं हो? सारे अपने SI यूनिट में है, तुम SI यूनिट में हो जाओ यार, कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूले में लगा दिया। फॉर्मूला भी एक ही फॉर्मूला रटेंगे, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q इज इक्वल टू आई टी नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा गलत हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स Q का फॉर्मूला याद करते हैं, मैं तो बोलूंगा करंट डिस्चार्ज बाय टाइम, ये याद रखो। एंड कुछ भी गिवन है तो घुमा फिरा के साइड चेंज करके आप बहुत इजीली कर सकते हो। दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 CBSE 2021 में पूछा गया है। क्या है? नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। भैया ये तो हमें पता है, करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करेंगे। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा, करंट मेजर नहीं करना है। भैया यार चीटिंग करते हो, बुक में लिखा है करंट के लिए एमीटर, हम रट के बैठे हैं, दीदी भैया ने बताया हमें। बेटा यहां पे पूछा है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का वैल्यू मेजर नहीं करना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो सिर्फ
डिटेक्ट करके बताए कि करंट है या नहीं है। डिटेक्ट मतलब जस्ट बताना है या नहीं है। आपके पापा ने आपके मम्मी को कॉल किया एंड बोला डिटेक्ट करके बताओ कि राहुल है या नहीं है, इसको बोलते हैं डिटेक्ट करना। आपकी मम्मी बोलेगी हाँ राहुल घर पे है। अगर पापा ने पूछा कि राहुल के कितने नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में मम्मी से, उसका मतलब राहुल के फिजिक्स का मार्क्स को पापा मेजर कर रहे हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए कि 5 है एम्पियर, 10 या 15, एमीटर यूज करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ करंट है या नहीं है यह बताना है तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर। तो यहां से ही एक दूसरा क्वेश्चन जो इस बार पूछा जा सकता है वो क्या है। देखिए टीचिंग स्टाइल देखो, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करके अगले क्वेश्चन में नहीं जा रहे। मैं ये भी बता रहा हूं कि गैल्वानोमीटर इज जस्ट यूज्ड टू टेल वेदर करंट इज देयर इन द सर्किट और नॉट। इट इज गैल्वानोमीटर इज जस्ट यूज्ड टू टेल वेदर करंट इज प्रेजेंट और नॉट। क्या गैल्वानोमीटर करंट का वैल्यू बता सकता है? इट कैन नॉट कैलकुलेट, इट कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इट कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो भैया वैल्यू ऑफ करंट अगर मुझे बताना है कि 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, वो मेजर करने के लिए तब हम यूज करेंगे एमीटर। सो अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, देन आंसर क्या होगा? एमीटर। कहीं पे लिख सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो एमीटर is used to measure the value of current। अब एक डाउट आया, भैया अगर ये वैल्यू बता सकता है तो क्या ये नहीं बता सकता है या नहीं है? मतलब पापा ने जब पूछा कि राहुल के मार्क्स कितने आ रहे हैं तो पापा तो साइमल्टेनियसली, अगर राहुल घर पे ही है तो मम्मी तो ये भी बताएगी ना राहुल घर पे है एंड राहुल के आज इतने नंबर आए हैं। मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट करंट का वैल्यू को मेजर कर सकता है तो वो तो प्रेजेंस में डिटेक्ट कर सकता है ना। तो गैल्वानोमीटर का स्पेशल यूज क्या है? गैल्वानोमीटर तो बहुत ही फर्जी इंस्ट्रूमेंट है फिर, कि वो तो सिर्फ बताएगा करंट है या नहीं है। मैं उससे पूछूंगा करंट कितना है, वो मना कर देगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वानोमीटर? वो वैल्यू तो बता ही नहीं सकता, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता सकता है जो एमीटर नहीं बता सकता। गैल्वानोमीटर कैन ऑल्सो टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट वायर के ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है या बी पॉइंट से ए पॉइंट में जा रहा है बाय डिफ्लेक्शन। जिधर डिफ्लेक्ट करेगा करंट उधर जा रहा है। अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। सो व्हाट इज द स्पेशल यूज ऑफ गैल्वानोमीटर? What is the special use of galvanometer? It can also tell you the direction of current. So galvanometer can also tell the direction of current. क्या एमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर कर सकता है? नहीं। इज यूज टू मेजर ओनली द वैल्यू ऑफ करंट, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। ये समझ में आ गया? ऑल राइटी। नाउ व्हाट अबाउट राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो गैल्वानोमीटर एमीटर कवर हो गया, अब वोल्ट मीटर 2019 में पूछा गया है। वोल्ट मीटर का यूज क्या है? वोल्ट मीटर तो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है। ओके, इट कैन be used to measure potential difference, voltage। potential difference को शॉर्ट में लिख रहा हूं, वोल्टेज भी बोलते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस between any two points in the circuit। आई होप इतना आपका रिवाइज हो गया होगा। चलिए ये थोड़ा मिटा रहा हूं, इसके लिए स्पेस चाहिए। एंड दो और चीजें इधर एमीटर, गैल्वानोमीटर एंड वोल्ट मीटर के साथ बताना चाहता हूं। ये मिटा रहा हूं, अब देखना। अगर आपने नोट नहीं किया तो रिवाइंड कर लो। जब ये डिस्कस हो ही रहा है एक बार बता दो कि ये एक सर्किट है,
ठीक है, ये सर्किट कुछ है, यहां पे मेरे पास एक बल्ब है एंड इस बल्ब के थ्रू मुझे करंट निकालना है। तो अगर इस बल्ब के थ्रू मुझे करंट निकालना है तो एमीटर को कनेक्ट कैसे करूंगा, बल्ब के साथ सीरीज में या बल्ब के साथ पैरेलल में? एक बार सोचो ना, अगर एमीटर जो ए से डिनोट करते हैं, सपोज मैं एक एमीटर लेके आया है ना, एमीटर के ये वाला एंड जो वायर है वो इस पॉइंट में जोड़ दिया एंड ये वाला एंड इस पॉइंट में जोड़ दिया, तो क्या वो इस बल्ब के थ्रू करंट बता पाएगा? सोचो, करंट 5 एम्पियर मान लेते निकल रहा है, तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, इस पॉइंट में 5 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, एक तो बल्ब के थ्रू जाओ एंड एक तो एमीटर के थ्रू जाओ। सो आइडियली जब दो रास्ते हैं तो कुछ करंट बल्ब के थ्रू जाना चाहेगा एंड कुछ करंट एमीटर के थ्रू जाना चाहेगा। तो क्या अगर मैं एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मैं बल्ब के थ्रू करंट निकाल पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको बल्ब के थ्रू करंट चाहिए, ये गलत है, ये एमीटर का गलत अरेंजमेंट है। मुझे क्या करना चाहिए, अगर 5 एम्पियर निकल रहा है तो मुझे जस्ट बल्ब के साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड, यार किसी भी साइड इट विल वर्क। सो ये एमीटर मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। सो एमीटर को हमेशा डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस कर दिया। अब फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है, तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर तो दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करेगा। जैसे कि अगर ये आपका बल्ब है एंड ये बैटरी है, मुझे दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज चाहिए, एक है मेरा पॉइंट P एंड मुझे पॉइंट Q। पॉइंट P एंड Q के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए या वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या लेके आऊंगा सिस्टम में? पहली बात वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर के दोनों तार। तो क्या वोल्ट मीटर को बल्ब के साथ सीरीज में लगाऊंगा? नहीं। जो दो पॉइंट है जिसके बीच में आपको वोल्टेज चाहिए, जिसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक तार को लेके इधर ज्वाइन कर दो, एक तार को लेके इधर ज्वाइन कर दो। तो वोल्ट मीटर को मैंने डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट किया? ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट किया। यह भी यहां पे डिस्कस हो गया। और क्या एमीटर एंड वोल्ट मीटर के साथ पूछा जा सकता है? क्योंकि एक बार सीरीज में ये आया तो वो नेक्स्ट टाइम ये ना पूछ के डायरेक्टली ऐसे घुमा सकते हैं। सो एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द डिवाइस। बल्ब है ना, सो विथ द डिवाइस। वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? क्योंकि एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब के साथ, अगर एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो वो सर्किट में क्या करेगा? एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेगा। एमीटर को मैंने किस काम से भेजा था कि भाई तू जाके करंट मेजर कर दे। अब एमीटर बोल रहा है देख भाई मेरा खुद का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो जब मैं बल्ब के साथ कनेक्ट होऊंगा तो मैं खुद का रेजिस्टेंस भी ऐड करूंगा सर्किट में, तो सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। इसीलिए एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस एकदम कम से कम होना चाहिए, सो दैट वो सीरीज में जब वो ऐड हो तो वो कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस ना करे। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं, ये भी मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 भी मिटा रहा हूं। अब देखना, हाउ शुड अ एमीटर बी कनेक्टेड? सो एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द डिवाइस। एंड व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर? सो द रेजिस्टेंस of ammeter must be very low। कितना लो? कम से कम। भैया एकदम जीरो ले क्या? देखो थेरेटिकली तो आप एकदम जीरो लिख सकते हो, प्रैक्टिकली जीरो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं बहुत कम होना चाहिए। अगर आप थेरेटिकली बोलना चाहो, पेन एंड पेपर में बोलना चाहो तो एकदम जीरो कर दो। बट किसी भी डिवाइस, जब हम किसी डिवाइस को बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तार लगाते हैं, तो वो वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो आइडियली तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, मस्ट बी वेरी लो। आइडियली एकदम अगर परफेक्ट कंडीशन मान लो, आइडियली जीरो, सो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट
डजेंट इंट्रोड्यूस इट डजेंट इंट्रोड्यूस एडिशनल रेजिस्टेंस। मतलब मैंने उसको भेजा करंट मेजर करने के लिए, मैंने बोला तो डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जा एंड करंट मेजर करके बता, तो वो बोल रहा है मैं डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा सीरीज में, करंट मेजर करके भी बताऊंगा, बट मेरे खुद के नखरे हैं, डिवाइस को मेरे खुद के नखरे, मेरा खुद का रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। मैंने कहा कि यार तेरे नखरे या तो जीरो होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। उसने बोला देखो प्रैक्टिकली तो मेरे नखरे बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते, तो मैं कम से कम रखने की कोशिश करूंगा। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर एक एमीटर बनाएगा तो हम उसे एडवाइस देंगे कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, थ्योरेटिकली तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। व्हाट अबाउट वोल्ट मीटर, ये सब मिटा रहा हूं। व्हाट अबाउट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए? वोल्ट मीटर, देखा एक क्वेश्चन लिया, उसी क्वेश्चन को हमने कितना डीप डाइव किया। वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड, voltmeter should be connected in parallel combination, in parallel with the device, and voltmeter का खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अब सोचो वोल्टमीटर मतलब ये अपना डिवाइस है, ये अपना डिवाइस है, ये अपना बैटरी है, 5 एम्पियर करंट आ रहा था एंड वोल्टमीटर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। तो ये जो 5 एम्पियर है, ये जो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर आ रहा है, यहां पे 5 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, या तो वो डिवाइस के थ्रू जाएगा या तो वो वोल्टमीटर के थ्रू जाएगा। अब मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा डिवाइस के थ्रू जाएगा या पूरा वोल्टमीटर, जब भी दो रास्ते मिलते हैं तो कुछ पार्ट तो डिवाइस के थ्रू जाएगा, कुछ पार्ट वोल्टमीटर के थ्रू। क्या वोल्टमीटर के थ्रू कोई करंट जाना चाहिए? वोल्टमीटर का पर्पस करंट खाना थोड़ी है, करंट कंज्यूम करना थोड़ी है। मैंने उसको भेजा था कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के भेजो, एंड उसने क्या किया? उसने तो मेरे सर्किट से करंट चुराना स्टार्ट कर दिया, करंट अपने तरफ लेना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये ना हो इसलिए मैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई रखूंगा, बहुत हाई, वेरी हाई, सो दैट तो ये जो रास्ता है, इसमें बहुत ज्यादा वोल्ट मीटर का जो रास्ता है इसमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होंगे, तो वो खुद करंट कंज्यूम नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर विथ इटसेल्फ नॉट कंज्यूम एनी करंट, इसलिए जिस रास्ते में, जिस पाथ में वोल्ट मीटर लगा है उसका रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होना चाहिए एंड थ्योरेटिकली बिल्कुल इनफाइनाइट होना चाहिए। इसको भी लिख देते हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई, वेरी हाई। थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूं या आइडियली अगर मैं बोलूं, आइडियली तो इनफाइनाइट, आइडियली इनफाइनाइट, so that it doesn't consume current from circuit, सर्किट से वो करंट कंज्यूम ना करे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। एमीटर के बारे में 3 चीजें पता होना चाहिए। एमीटर का पर्पस, एमीटर को हमेशा सीरीज में, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में, गैल्वानोमीटर टू मेजर द टू जस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। Why should voltmeter be connected in parallel and why should ammeter be connected in series? इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए सो दैट वो करंट मेजर कर पाए, वोल्टमीटर को पैरेलल में मेजर करना चाहिए सो दैट वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए एंड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। अच्छा, ये हमने आंसर नहीं किया कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों करना चाहिए। सीरीज में कनेक्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है एंड उसका पर्पस तो करंट मेजर करना है, तो करंट जहां सेम रहेगा वो तो वही मेजर करेगा। एंड वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है? बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज remains same, voltage remains same. So I hope इसका एक डेडिकेटेड वीडियो, एक डेडिकेटेड आइडिया आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। मेंशन द कंडीशन अंडर विच करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। हमें करंट कंडक्टर में फ्लो कराना है, तो भैया 3C लिख देगा इसका आंसर, क्लोज्ड, कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग। नहीं, वो मत लिखो, ऑलरेडी बोल दिया कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ऑलरेडी क्लोज्ड है, कंडक्टिंग है, सब कुछ है।
अब क्या करें? क्लोज्ड, कंडक्टिंग एंड कंटिन्यूअस तो ले लिया हमने, अब क्या करें? सिर्फ कंडक्टर लेके बैठने से तो नहीं होगा। मैं अपने गले में कॉपर का वायर लेके घूमूंगा तो क्या कॉपर के वायर से मुझे शॉक लगेगा? नहीं, मुझे कॉपर के वायर को तो बैटरी से भी कनेक्ट करना है। बैटरी से कनेक्ट करना है मतलब दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्रिएट करना है। सो मेंशन द कंडीशन अंडर विच करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कंडीशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इतना नोट कर लो, आगे देखते हैं। चलिए अब आज का लास्ट 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, दैट इज स्टेट ओहम्स लॉ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसको मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, दोनों ही 2023 के अंदर पूछा गया है। अब ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट को ना रटिए मत, एक बार अच्छे से फील कीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कैपिटल एल, एंड ये जो सर्कुलर एरिया देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्यों? क्योंकि देखिए दिस मार्कर इज आल्सो सिलिंड्रिकल इन शेप। अगर थोड़ा सा सामने लेके दिखाओ तो इस मार्कर का टोटल एरिया, तो ये तो एरिया ऑफ द सिलेंडर है, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, बट दिस पार्ट, द सर्कुलर पार्ट इज नोन एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे 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 काटू, ऐसे 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 काटू ऊपर से एंड आपको ऐसे दिखाओ तो आपको क्या दिखेगा? अब आपको क्या दिख रहा है? ये कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है या सर्कुलर ऑब्जेक्ट? सर्कुलर। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा आर, एंड एरिया को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया का फॉर्मूला। सो दिस इज अ कंडक्टर। अब क्या इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा? अभी भैया बैटरी नहीं लगाया, करंट कैसे फ्लो करेगा? सो हम क्या करेंगे, एंड हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड बैटरी का वोल्टेज है V, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट आएगा I। अब जितना वोल्टेज इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करोगे, इफ अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तो इट इंप्लाइज कि करंट भी इंक्रीज होगा। एंड एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि वोल्टेज एंड करंट बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे। अगर वोल्टेज को डबल कर दो, करंट भी डबल, वोल्टेज को 5 गुना कर दो, करंट भी 5 गुना, वोल्टेज को आधा कर दो, करंट भी आधा, वोल्टेज को 1/10 कर दो, करंट भी 1/10। मतलब आई कैन से नो डाउट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर उल्टा भी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। अब करंट हमेशा फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके आगे क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस कहां अप्लाई करोगे? एक जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड पॉइंट्स में अप्लाई करोगे। अगर ये आपका कंडक्टर है तो ये एक ब्लैक पोर्शन है एंड पॉइंट, एंड एक व्हाइट पोर्शन है एंड पॉइंट। अगर इस कंडक्टर को वायर से जोड़ना है तो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स में क्या लगाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये लाइन फील करके याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। कंडीशन यह है कि टेम्परेचर एंड बाकी सारे फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सब हर चीज को कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब एज इट इज एग्जाम में लिखने की कोशिश करो, दिमाग में फील करो V प्रोपोर्शनल टू I। डोंट रिमेंबर ओम्स लॉ एज V इज इक्वल टू IR। The statement is V proportional to I. So potential difference is directly proportional to current, और current is directly proportional to potential difference। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बोलते हैं, उसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। अच्छा, ओके, समझ में आया। ऑन फर्दर सॉल्विंग हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस, मतलब एक्सपेरिमेंटली आ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहां से दिख रहा है कि रेजिस्टेंस भी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो इस फॉर्मूले से देख सकते हो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इन दिस अबव फॉर्मूला
इन दिस अबव फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस आर एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. एक तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, एंड दूसरा रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल मतलब उसका रेजिस्टिविटी. सो द थर्ड फैक्टर इज factor 1 factor 2. The third factor is resistance depends upon the nature of material. हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा. रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस. ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने ज्यादा विगोरसली वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर कोलाइड करेंगे, एंड उसके वजह से जो ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो मैंने आपको ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बोल दिया है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पहले आप वर्ड्स में लिखोगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. Then you can write the formula. Resistance is inversely proportional to area of cross section. Resistance depends upon the nature of material, that means the resistivity, and resistance increases. Resistance of conductor increases with increase in temperature. Now let us look at question number 10. 2019 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है. Why cord मतलब why cord of electric oven? Why does cord of electric oven not glow but heating element does? एक इलेक्ट्रिक टोस्टर, मान लो एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में जब आपने ब्रेड टोस्ट किया है, ऐसे काटे काटे कुछ लगा होगा जो कि गर्म होता है, एंड उसी से ब्रेड में हीट ट्रांसफर होता है. उसी को बोला जाता है क्या? हीटिंग एलिमेंट. सो हर एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में, या फिर इनफैक्ट आपका जो घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर इलेक्ट्रिक आयरन के उस कोटिंग को हटाओगे, उसके अंदर भी आपको एक हीटिंग एलिमेंट मिलेगा. तो हीटिंग एलिमेंट जब गर्म होता है, कैसे गर्म होता है? हम बाहर से हीट देते क्या? नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, एंड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड एज हीट. सो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, रेड हॉट होके ग्लो, लाइट एमिट करने लगता है. बट उसका जो कॉर्ड है, जो आपके इलेक्ट्रिक ओवन का जो कॉर्ड है, मतलब जिस तार से वो कनेक्टेड है, वो तो ग्लो नहीं होता. ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ओवन बोलो या आयरन बोलो, उसका जो कॉर्ड है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर. क्यों? क्योंकि कॉपर से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कंडक्टर. सो कॉर्ड तो कंडक्टर से बना होगा, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर. वेयर जो हीटिंग एलिमेंट है, जो एक्चुअली गर्म होता है, इज मेड अप ऑफ एन एलॉय लाइक नाइक्रोम. अच्छा भैया, ये याद किया हमने, ये समझा हमने कि हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से बना है. नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है. एंड कॉर्ड किस चीज से बना है? कॉर्ड इज मेड अप ऑफ अ मेटल कॉल्ड कॉपर. अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? ऐसा देखा गया है कि एलॉयज का रेजिस्टेंस, एलॉयज में नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटेंट है, मैंगनीज है, एलॉयज का रेजिस्टेंस मेटल से ज्यादा होता है. एंड जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. सो कौन ज्यादा गर्म होता होगा? कॉर्ड ज्यादा गर्म होता है या हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म होता है? हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म होता है, एंड जो गर्म होकर रेड हॉट हो जाता है वही ग्लो करेगा. मन में कैसे फिक्स करेंगे? आप बताओ मुझे. इस्त्री मतलब क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक आयरन. उसका एक तो हीटिंग एलिमेंट है अंदर एंड एक कॉर्ड है. पहली बात, क्वेश्चन मत देखो, ग्लो कौन सा करेगा? भैया कॉर्ड तो कॉपर वायर से बना है, वो ग्लो नहीं करेगा, वो इतना गर्म नहीं होगा. बट जो अंदर हीटिंग एलिमेंट है वो ज्यादा गर्म होगा. ये तो हमने डेली लाइफ के लैंग्वेज में समझा. क्यों ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एलॉय एंड कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कॉपर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इज मोर देन कॉपर. सो द एलॉय बिकम्स रेड हॉट, द नाइक्रोम वायर बिकम्स रेड हॉट, एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. सो दीज आर 10 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. मैंने सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं किया, इसके अराउंड और कितना सीबीएसई आपको घुमा सकता है वो भी मैंने डिस्कस किया. इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है. आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस लेने वाले हैं ऑन इलेक्ट्रिक करंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी. अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं पहले उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज लूंगा. आई होप आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय.